निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? इसका सही उत्तर है नाहरगढ़। इसके मुख्य तथ्य हैं, इन महलों का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए करवाया था, जिसमें 9 महल, इन महलों में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश शामिल है। ये भवन नाहरगढ़ के माघवेंद्र भवन या माघवेंद्र महल का हिस्सा है, जिन्हें विक्टोरियन शैली में बनाया गया है। चित्रकार शहाबुद्दीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? मेवाड़ से। प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। 17वीं शताब्दी महाराजा जगत सिंह प्रथम के काल में शहाबुद्दीन मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध दरबारी चित्रकारों में से थे। इन्होंने रागमाला 1628 में, रसक प्रिया, भागवत पुराण 1648 और रामायण के युद्ध कोड 1652 में। उनके साथ मनोहर नामक चित्रकार ने भी मेवाड़ शैली में योगदान दिया। साहिबदीन मेवाड़ शैली और साहिब राम जयपुर शैली, ये दोनों अलग अलग चित्रकार हैं। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? गोठ मांगलोद। दधिमती माता का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के नागौर जिले की जायल तहसील के गोठ मांगलोद गांव में आयोजित होता है। यह मंदिर दाधीज ब्राह्मणों की कुल देवी को समर्पित है। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन। और जड़ूला कहते हैं बच्चे के जन्म के साथ जो बाल आते हैं उन्हें जब पहली बार कटिंग कराई जाती है उसे कहते हैं जड़ूला। पुत्र जन्म के 10वें दिन मुख्य रूप से जसोठन या 10 कर्म सूतक निवारण का रिवाज मनाया जाता है, जिसमें जच्चा बच्चा को नहलाकर घर की शुद्धि की जाती है। इस दिन सूर्य पूजन और हवन के माध्यम से नवजात को पहली बार सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं और नामकरण भी कई परिवारों में इसी दिन होता है। राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से रामनंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन हैं? इसमें है अग्रदास। रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक संत अग्रदास जी थे। उन्होंने रेवासा में एक पीठ की स्थापना की, जो रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में एक प्रमुख केंद्र है। इस पीठ में रसिक संप्रदाय या रसिक भक्ति की परंपरा को बढ़ावा दिया गया है। अग्रदास संत कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसमें है मानकवि। राजविलास ग्रंथ के लेखक मानकवि थे। वे मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने वीर रस में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ मेवाड़ के इतिहास, विशेषकर महाराजा राज सिंह के शासनकाल पर एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। तेज कवि, ये जैसलमेर के थे। राजस्थान के यह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लोक कलाकार और कवि थे। उनकी सबसे प्रमुख कृति स्वतंत्र भवानी थी, जो उन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की थी। वे जैसलमेर की रम्मत परंपरा के लिए भी जाने जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं स्वतंत्र भवानी 1943 में, कांग्रेस की लावणी, लेताओं की लावणी, स्वराज लावणी और रम्मत अखाड़ा। भारत में राजकीय महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(3) के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक प्राप्त करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संशोधन 1956। 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम। सामान्य उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायतम की स्थापना का प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की व्यवस्था।
राज्यों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? इसमें है जला, परिणीत और सीठड़े। जला, यह गीत वधू पक्ष की महिलाएं द्वारा तब गाया जाता है जब वे वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं। परिणीत, यह राजस्थान के विवाह यानी कि फेरों के समय गाए जाने वाला एक मुख्य मांगलिक गीत है। सीठड़े, ये विवाह के अवसर पर गाए जाने वाली गाली गीत है जो अक्सर हंसी मजाक के लिए समधियों के बीच में गाए जाते हैं। गोरवंद, यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो ऊँट के गले के आभूषण से संबंधित है। यह ऊँट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। दूसरा कथन, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दूसरा कथन सही है। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राज्य पुनर्गठन के समय ये वेतन भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों द्वारा निर्देशित थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। दूसरा कथन, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। कथन 3, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। इसमें है हीरालाल देवपुरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के परामर्श एवं सहायतार्थ मंत्री परिषद, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हीरालाल देवपुरा, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी पद धारित किया। सीएम के पद काल क्रमानुसार मोहनलाल सुखाड़िया, फिर हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, फिर हीरालाल देवपुरा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें है पहला ऑप्शन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। स्थापना 22 दिसंबर 1949। 28वां अध्यादेश 16 अगस्त 1949। संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक। संरचना 2025। 1 अध्यक्ष, 10 सदस्य, सचिव रामनिवास मेहता। मुख्यालय अजमेर, राजस्थान। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उन्हें कदाचार के आधार पर पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। राज्यपाल को केवल जांच लंबित रहने तक अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित रहने का अधिकार है, लेकिन निष्कासित करने का नहीं। कार्यालय 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल सिस्टम की समीक्षा। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य सेल सिस्टम की समीक्षा करना था। इस समिति का गठन मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में सचिवालय में फाइलों के निस्तारण में तेजी लाने हेतु सेल प्रणाली की जांच करने के लिए किया गया था। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही ऑप्शन है सरपंच। ग्राम पंचायत के विकास एवं योजना से संबंधित समितियों का अध्यक्ष आमतौर पर सरपंच होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है और वह पंचायत की गतिविधियों के पर्यवेक्षण, समन्वय एवं योजना तैयार करने का कार्य करता है। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा
आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है। इसका सही ऑप्शन है कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्य को चुनिए। इसका सही ऑप्शन है आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। स्थापना अधिसूचना 18 जनवरी 1999। कार्यात्मक मार्च 2000। प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता कुमारी भटनागर। कार्यालय स्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है। संरचना मूल रूप से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, लेकिन अब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य 2006 संशोधन के बाद। अधिनियम यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित है। पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह थी, लेकिन 2019 के बाद 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। इसका सही ऑप्शन है 11 व 12 दिसंबर 2025 को। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 11 व 12 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद, सूरत, कोलकाता तथा संयुक्त अरब अमीरात में रोड शो आयोजित किए। 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया। गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? इसका 3 ऑप्शन सही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह। जैसलमेर की ऐतिहासिक गड़ीसर झील जून 2025 में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के समापन समारोह के कारण मुख्य रूप से चर्चा में रही। इस अभियान के तहत 5 से 20 जून 2025 तक चले इस राज्यव्यापी अभियान का समापन मुख्यमंत्री द्वारा। गड़ीसर झील, जिसे गढ़सीकर झील भी कहा जाता है, इसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था और बाद में वर्ष 1367 ईस्वी के आसपास गढ़सी सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। यह झील एक कृत्रिम झील है। वर्तमान में पानी इंदिरा गांधी नहर से गड़ीसर झील में आता है, इसलिए यह कभी नहीं सूखती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों यानी कि राज्य विधानसभा से संबंधित में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध हैं? इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 169(1) में राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विशेष संकल्पों का उपबंध है। यह अनुच्छेद विधानसभा को अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन। अनुच्छेद 179C विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प। अनुच्छेद 183C विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? इसमें 3 ऑप्शन 15। जून 2025 में जयपुर में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 15 प्रवासी राजस्थानी भामाशाह, साथ ही 135 अन्य भामाशाह और 91 प्रेरक भी सम्मिलित हुए। आयोजन स्थल है माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर, जयपुर। जुलाई 2025 में राजस्थान
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? इसमें ऑप्शन 1 राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने। 21 जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पढ़ी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसमें एक और दोनों कथन असत्य हैं, 4 ऑप्शन सही है। राजस्थान कैबिनेट द्वारा मंजूर राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD पॉलिसी 2025 राज्य में 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, जो PNG और CNG नेटवर्क का विस्तार करेगी। यह नीति एकल खिड़की प्रणाली का उपयोग करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की आपूर्ति सुगम बनाती है। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18-29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? इसमें फर्स्ट ऑप्शन उमा चौधरी। अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान की उमा चौधरी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने CISF का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। यह आयोजन 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक हुआ। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? इसमें है 3 ऑप्शन जयपुर में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर शहर में किया गया। यह 3 दिवसीय आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 तक राजस्थान अंतर्राज्यीय केंद्र में आयोजित हुआ, जिसमें एशिया पैसिफिक में SDG और कार्बन न्यूट्रलिटी की प्राप्ति के लिए सर्कुलर सोसाइटी का एहसास थीम पर चर्चा की गई। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तीर्थ पंच यात्रा योजना का लाभ विशेष रूप से केवल अनुसूचित जाति SC वर्ग के मूल निवासियों को मिलेगा। मुख्य बिंदु: आयकरदाता न होना, 5 स्थल महू दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, चैत्य भूमि और इंडोमिल तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण व्यय। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसमें पहला ऑप्शन सही है, अंकित कुमार कशवा। निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, इटली। एपेनिन पर्वतमाला मुख्य रूप से इटली देश में अवस्थित है। स्थान: यह श्रृंखला इटली के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में कैलाब्रिया तक पूरे प्रायद्वीप की लंबाई में लगभग 1200 से 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है। भौगोलिक महत्व: इन्हें इटली की रीढ़ कहा जाता है। सर्वोच्च चोटी: इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉर्नो है। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? इसमें 3 ऑप्शन सही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान राज्य सरकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है। इसमें 4 ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राजस्थान की सहकारी समितियों के
उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण MOU हस्ताक्षरित किया है। इस समझौते का उद्देश्य स्थानीय उत्पादनों जैसे कृषि और जैविक उत्पादनों को वैश्विक मंच प्रदान करना और सदस्यों के मुनाफे को बढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन से मानदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? इसमें है चौथा ऑप्शन A, B, C और D, चारों ऑप्शन इसके सही हैं। व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित एक अंतर्राज्यीय कानूनी समझौता है जो बौद्धिक संपदा के प्रमुख क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। TRIPS समझौता बौद्धिक संपदा की निम्नलिखित श्रेणियों को कवर करता है: कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, भौगोलिक निर्देशन, औद्योगिक डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन और व्यापार रहस्यों को भी कवर करता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? इसमें है दूसरा ऑप्शन नाइजीरिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 देशों में भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है 3 गुना। दूसरा ऑप्शन। COP29 संयुक्त राज्य जलवायु सम्मेलन बाकू 2024 में नया लक्ष्य COP29 $300 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ष 2035 तक, जो पहले की तुलना में 3 गुना वृद्धि है, और मूल लक्ष्य $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ष पुराना लक्ष्य। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों के प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न कहलाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, बोकर परिसंचरण। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों के प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न बाकर परिसंचरण कहलाता है। यह एक लंबवत परिसंचरण है जो प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच उच्च और निम्न दबाव क्षेत्रों के बीच सीसा यानी कि उतार चढ़ाव की तरह व्यवहार करता है। यह प्रतिरूप अल नीनो और ला नीला जैसी जलवायु घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? छोटा नागपुर का पठार, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड की पलामू पहाड़ियों से निकलती है और यह पठारी क्षेत्र के मध्य से होकर बहती है, इसे अपवाहित करती है। यह नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती है और पूर्व की ओर बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। सहायक नदियां बराकर, कोनार और बोकारो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। इसमें है उत्तरी अंडमान सैडल पीक, दक्षिणी अंडमान माउंट कोयोब, ग्रेट निकोबार माउंट थुइल्लर, मध्य अंडमान माउंट डियावोलो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियों का सुमेलित विवरण इस प्रकार है। उत्तरी अंडमान सैडल पीक 738 मीटर सबसे ऊंची, दक्षिणी अंडमान माउंट कोयोब 460 मीटर पोर्ट ब्लेयर के पास, ग्रेट निकोबार माउंट थुइल्लर 642 मीटर निकोबार समूह की सबसे ऊंची, मध्य अंडमान माउंट डियावोलो 515 मीटर। निम्नलिखित में से तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसका दूसरा ऑप्शन DACB सही है। दी गई तेल शोधनशालाओं रिफाइनरियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम निम्नलिखित है: डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी,
बोंगाई गांव। यह चारों तेल शोधनशालाएं भारत के असम राज्य में स्थित हैं। डिगबोई यह असम के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। नुमालीगढ़ यह गोलाघाट जिले में स्थित है, जिसे डिगबोई के पश्चिम में लेकिन गुवाहाटी के पूर्व में है। और गुवाहाटी यह असम की राजधानी के पास नूनमती में स्थित है, जो डिगबोई के पश्चिम में लेकिन गुवाहाटी के पूर्व में है। गुवाहाटी यह असम की राजधानी के पास नूनमती में स्थित है, जो नुमालीगढ़ के पश्चिम में पड़ती है। बोंगाई गांव यह असम के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो इन चारों में सबसे पश्चिम की ओर है। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? इसमें है 4 ऑप्शन। सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए मुख्य रूप से सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इन भूमि सुधारों का उद्देश्य छोटे और बिखरे हुए भूखंडों को एक साथ लाकर कृषि को अधिक उत्पादनशील और कुशल बनाना था। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तीसरा ऑप्शन गंगा डेल्टा इसका सही ऑप्शन है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। गंगा डेल्टा सुंदरवन क्षेत्र मुख्य रूप से मैंग्रोव ज्वारीय वनों के लिए प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं: पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तरी पूर्वी भारत व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्य बाह्य प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर लिखिए। इसमें दूसरा कथन सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें ए ऑप्शन सही है, सी डी बी ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? इसमें 2 ऑप्शन 1.8%। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुने। इसमें पहला ऑप्शन सही है, कथन ए, बी और डी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 यह अधिनियम एडविन और लॉर्ड चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे निराशाजनक और अपर्याप्त बताकर अस्वीकार कर दिया था। अधिनियम में एक वैधानिक आयोग का प्रावधान था जिसे 10 वर्ष बाद कामकाज की समीक्षा करनी थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024-25 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द यह परिलक्षित करता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो इसे ब्रिटिश राजतंत्र से अलग बनाता है, जहां राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? इसमें पहला ऑप्शन सही है, 24वें। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया था। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, बॉम्बे, बंगाल, बिहार। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया था। वे प्रांत असम, बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत थे। इन प्रांतों में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी।
मुख्य विशेषता, अधिनियम के 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। उद्देश्य, प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां देना और प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करना। संविधान 42 संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए हैं? इसमें पहला ऑप्शन सही है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 के समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वन और वन्य जीव की रक्षा करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? इसका चौथा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित साधारण या गैर धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। यह अधिकार धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत पर लागू नहीं होता है, जिसे राष्ट्रपति या तो मंजूरी देते हैं या रोक देते हैं, लेकिन पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाते। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति गैर धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं यदि सदन इसे पुनः पारित कर देता है तो वे सहमति देने के लिए बाध्य हैं। अनुच्छेद 107 विधेयकों को पारित करने के सामान्य प्रावधान। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों को पारित करने की विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि विधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता? इसमें चौथा ऑप्शन सही है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? इसमें 3 ऑप्शन सही है। यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। राष्ट्रीय दल के लिए प्रमुख मानदंड इसमें से कोई एक पूरा होना चाहिए। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 4 सीटें, आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% हासिल करना, और साथ ही लोकसभा में 4 सीटें जीतना। लोकसभा में 2% सीटें। लोकसभा में कम से कम 2% सीटें 2014 के अनुसार 543 में से 11 सीटें जीती हों और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों। राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता। दल को कम से कम 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें 3 ऑप्शन सही है। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी की सीमा तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, कच्चाथीवु द्वीप। वर्ष 1974 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के साथ 1974-76 के बीच 4 समुद्री सीमाएं समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह द्वीप भारत के तमिलनाडु तट के पास स्थित है और इन्हीं समझौते के तहत कच्चाथीवु द्वीप भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था ताकि दोनों देशों के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र स्पष्ट हो सके। निम्नलिखित में से कौन से फिक्की से संबंधित संगठन है? यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित संगठन है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन सही है और ए, बी, सी इसके सही उत्तर हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की भारत में स्थित एक गैर लाभकारी व्यापार संगठन और लॉबिंग संगठन है। 1927 में भारतीय व्यवसायी श्री डी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने महात्मा गांधी की सिफारिश पर कंपनी की शुरुआत की। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और सबसे पुराना वाणिज्यिक संगठन है। अगला क्वेश्चन, इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री में से संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था? इसका पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू सही है। इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। यह प्रसिद्ध वाक्य जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से यूएन चार्टर के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की। क्रांति वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चिन्हित किया है, जो संप्रभुता और गुटनिरपेक्षता का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2026 में निलंबन के बाद ऑल्सो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया। इस समूह में शामिल नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान। ऑल्सो समूह में आमतौर पर निम्न देश शामिल हैं: ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, केन्या, न्यूजीलैंड और कनाडा। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें चौथा ऑप्शन सही है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम के प्रथम अक्षरों BRIC व S से मिलकर इस समूह का यह नामकरण हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसके 5 सदस्य देश हैं। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था। ब्राज़ील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का विषय था अधिक समावेशी व संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। A, B, C एवं D सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें पहला ऑप्शन अधिगम करता। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? इसमें है 3 ऑप्शन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। कथन आर, संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है।
अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितावादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? इसमें है चौथा ऑप्शन आलपोर्ट। अगला, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसे इस रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इसमें है तीसरा ऑप्शन अधिगम विभेदीकरण। अगला क्वेश्चन, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग की त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? इसमें है दूसरा ऑप्शन मेटा घटक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। अगला क्वेश्चन, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन सही है, यह प्रकार उपागम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? इसमें है चौथा ऑप्शन आंतरिक। अगला क्वेश्चन, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके कहलाती है। इसमें है दूसरा ऑप्शन उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्ति विभिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता? इसमें है तीसरा ऑप्शन सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। अगला क्वेश्चन, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? इसमें है तीसरा ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें है तीसरा ऑप्शन उसकी अभिवृत्ति में विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। अगला क्वेश्चन, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है। इसमें है पहला ऑप्शन रुचि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? इसमें है तीसरा ऑप्शन ए, बी एवं सी। ए संवर्धन कार्यक्रम, बी त्वरण और सी पुल आउट दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? इसमें है चौथा ऑप्शन सीकर, अजमेर, सिरोही। राजस्थान के सीकर, अजमेर, सिरोही जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? इसमें दूसरा ऑप्शन बेडच। बनास नदी की मुख्य दाहिने तट की सहायक नदियाँ वेडच या वेरच, मेनाल या मेनाली। विशेषता, बेडच नदी जिसे उदय सागर के बाद इस नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा में मेनाल के साथ बनास में मिलती है। अन्य प्रमुख नदियाँ जैसे कोठारी,
खारी, डाई और मोरेल बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? इसमें है तीसरा ऑप्शन, मिश्रित पतझड़ वन। धोकड़ा, तेंदू और सेमल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। ये वृक्ष 500 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं और शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला क्वेश्चन, राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं? इसमें है दूसरा ऑप्शन, बाजरे की। वर्तमान में राज्य में बाजरे की उन्नत किस्में जैसे RCB राज 171, RHB 30, RCB 911, बाजरा चरी चरी आदि उत्पादित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? इसमें है दूसरा ऑप्शन, इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है। अरावली एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, जबकि अमेरिका का रॉकी पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग लगभग 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना में हुई थी। वर्तमान में यह अत्यधिक अपरदन के कारण अपशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसमें है चौथा ऑप्शन, अजमेर। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर जिले में 93.6% है। इसके पश्चात बांसवाड़ा जिले में 92.9% तथा जालौर और प्रतापगढ़ जिले में प्रत्येक में 91.7% है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कोटा जिले में 39.7% तथा जयपुर में 47.6% है। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक कोटा जिले में 60.3%, इसके पश्चात जयपुर जिले में 52.4% तथा अजमेर जिले में 40.1% है। 1911 में राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक 86.56% था, जो 2011 में 75.10% रह गया, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1911 में 13.44 था, वह 2011 में 24.90 हो गया। अगला क्वेश्चन, सेंट गोविंद ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, फ्रेंच भिवाड़ी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। देलवाड़ा आबू पर्वत, नाकोड़ा बालोतरा, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। देलवाड़ा आबू पर्वत सिरोही में स्थित है, नाकोड़ा बालोतरा में है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर बनास चंबल सीप संगम में स्थित है और त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गौवंश दुग्ध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर में पाए जाते हैं? इसमें पहला ऑप्शन सही है, कांकरेज। कांकरेज नस्ल के गौवंश दुग्ध उत्पादन और खेती के कार्यों के लिए अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं। क्षेत्र बाड़मेर, सांचौर, सिरोही और पाली। यह एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो अपनी मजबूत बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसकी चाल सवाई चाल कहलाती है। इन्हें बागड़ या बधियार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पुरास्थल है? इसमें है चौथा ऑप्शन बैराठ। बैराठ जो जयपुर में स्थित है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। बैराठ यह स्थल मौर्य कालीन और महाभारत काल से संबंधित है, जहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड और चित्रित
शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा यह हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आहड़ यह बनास संस्कृति या ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर यह भी ताम्रयुगीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है। तीसरा ऑप्शन बागोर। बागोर यह भीलवाड़ा जिले में कोठाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से भारत के पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जो इसे मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल बनाते हैं। आहड़ संस्कृति, इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यह एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के बेसिन में विकसित हुई। बालाथल यह उदयपुर जिले में स्थित आहड़ संस्कृति का एक प्रमुख उत्खनन स्थल है। यहाँ से 11 कमरों वाले एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे ढांचे के अवशेष मिले हैं। गिलुंड यह राजसमंद जिले में स्थित आहड़ संस्कृति का केंद्र है। यहाँ से पकी हुई ईंटों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, जो इस संस्कृति के अन्य स्थलों पर दुर्लभ हैं। ओजियाना यह भीलवाड़ा जिले में स्थित एक आहड़ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से सफ़ेद रंग से चित्रित बनासियल बुल यानी मिट्टी का बैल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? चौथा ऑप्शन मंडोर। रजिल या रज्जिल प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा से संबंधित था। वह मंडोर प्रतिहार वंश का एक प्रमुख संस्थापक शासक माना जाता है, जिसने 6वीं शताब्दी के आसपास मंडोर या मारवाड़ क्षेत्र में प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। रज्जिल प्रतिहार शासक राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी भद्रा का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित नहीं थे? इसमें है चौथा ऑप्शन लोद्रवा। अगला क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? इसमें है तीसरा ऑप्शन उदय सिंह। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के संदर्भ में पाल हैं। इसमें है तीसरा ऑप्शन भील गांव। पाल भीलों का बड़ा गांव। फला छोटे घरों या झोपड़ियों का समूह या बस्ती। पालवी या गमेती। पाल बड़े गांव का मुखिया। कू या टापरा भीलों के व्यक्तिगत घर। अगला क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? इसमें है दूसरा ऑप्शन राव चंद्रसेन। 1565 ईस्वी में मुगलों और मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन के बीच रानीसर की लड़ाई जैतारण जोधपुर क्षेत्र में हुई। यह संघर्ष अकबर के सेनापति हुसैन अली खां के जोधपुर पर आक्रमण के दौरान हुआ था। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप, इन्होंने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध मुगलों यानी कि अकबर के विरुद्ध लड़ा था। राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी था। महाराणा सांगा, इनकी मृत्यु 1528 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने 1527 ईस्वी में मुगलों यानी कि बाबर के विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंटल मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? इसमें है दूसरा ऑप्शन सेल्डर। विद्रोहियों ने 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन, उनके 2 पुत्रों और डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी तथा मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया गया था। 3 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने कोटा के विद्रोह को कुचल दिया। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? इसमें है दूसरा ऑप्शन जमनालाल बजाज। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक यानी कि कानूनी मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में सेठ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सत्याग्रह शुरू कर दिया गया था।
जयपुर सरकार द्वारा प्रजामंडल की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना और राज्य में बजाज के प्रवेश पर पाबंदी लगाना। प्रमुख घटना, फरवरी 1939 में बजाज को जयपुर में प्रवेश करने पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में प्रजामंडल ने व्यापक आंदोलन किया। भारी जन दबाव के कारण अगस्त 1939 में समझौता हुआ, जिसके बाद प्रजामंडल को मान्यता मिली और नेता रिहा कर दिए गए। नोट, कुछ स्रोतों में इस दमन के दौरान हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव लाल अग्रवाल व दौलतमल भंडारी की गिरफ्तारी का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य नेतृत्व जमनालाल बजाज का ही था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कंवरचंद पवार को अजमेर, पर्वतसर एवं बनेड़ा परग ने जागीर में प्रदान किए थे? इसमें है पहला ऑप्शन महाराणा सांगा। कंवरचंद पवार को अजमेर, पर्वतसर एवं बनेड़ा परग ने की जागीर महाराणा सांगा द्वारा प्रदान की गई थी। वे मेवाड़ के एक प्रमुख जागीरदार थे। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों को 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? इसमें है चौथा ऑप्शन मेवाड़ पुकार। मुख्य बातें, मेवाड़ पुकार, नेता मोतीलाल तेजावत, जिन्हें भील बाबूजी कहते थे। मांगे 21, प्रमुख मांगे जिन्हें 18 पर सहमति बनी लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हुई। उद्देश्य, भील समुदाय के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? इसमें है दूसरा ऑप्शन बाबू शोभाराम। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहद राजस्थान 15 मई 1949 के मंत्रिमंडल में मत्स्य संघ से शोभाराम कुमावत यानी कि बाबू शोभाराम वे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री रहे थे और जब मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में हुआ तब उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। संदर्भ, शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में हुआ था। लोक देवताओं में से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें है पहला ऑप्शन हड़बू जी पंवार। मारवाड़ के पंचपीर रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी ये साखला परिवार से थे और मेघा जी। अब अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसमें है पहला ऑप्शन 1942 ईस्वी में। प्रजामंडल आंदोलन के तहत बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई थी। इसका गठन रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में बीकानेर में हुआ था। उद्देश्य, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और रियासत के निरंकुश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार करना। नोट, इससे पहले 1936 में वैद्य मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की थी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।